गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विनोद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी टाइम्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में। हमने सबसे पहले बात की कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और उसके पहले मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया, तो सर एलिजा एम्पे को उसका पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। उसके बाद हमने बात की कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। वो सुप्रीम कोर्ट नहीं था, हमने बात की थी कि क्यों नहीं था। और उसके पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गवेयर को बनाया गया। फिर हमने बात की कि जो वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल या हरिलाल कार्निया को बनाया गया। और एक बात का ध्यान रखना, हीरालाल कार्निया और सबस्याची मुखर्जी इनका निधन पद पर रहते हुए हो गया था। फिर हमने बात की कि इनकी जो व्यवस्था है यानी इनकी जो संख्या है उसकी व्यवस्था किस प्रकार से चेंज होती गई समय के अनुसार। फिर हमने बात की उसके बाद कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की क्या योग्यता होती है। योग्यता के बाद हमने बात की उनकी नियुक्ति के संदर्भ में और हमने साथ ही साथ बात की कि जो कॉलेजियम व्यवस्था बनाई गई थी उसके बारे में बात की। उसके बाद हमने एनजेक को देखा कि जो एनजेक की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी और किस प्रकार काम करती थी और किस प्रकार उसको हटाया गया और उसको हटाकर पुनः कॉलेजियम व्यवस्था को स्टार्ट कर दिया, आरंभ कर दिया। अब उसके बाद हम आगे से पढ़ेंगे। देखिए कल हम पढ़ रहे थे सर्वोच्च न्यायालय। कल एक पार्ट हम इसका पढ़ चुके थे, आज इसका सेकंड पार्ट होगा। दूसरा पार्ट है। देखिए जब एनजेक को समाप्त किया तो पुनः कॉलेजियम व्यवस्था को शुरुआत कर दी। देखिए हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में जो मुख्य न्यायाधीश हमारे सुप्रीम कोर्ट के उनका किस प्रकार से उनकी नियुक्ति होगी इसके बारे में जो हमारा संविधान है ना वो मौन है, उसमें कुछ नहीं लिख रखा है कि किस प्रकार उनकी नियुक्ति होगी। लेकिन हमारे यहाँ पर परंपरा क्या रही है, परंपरा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठतम जज है उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, सबसे वरिष्ठतम, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाता है। लेकिन हमने 2 बार इस परंपरा को तोड़ा है। वो कब कब तोड़ा, एक बार तो तोड़ा था हमने इसको 1973 में और दूसरी बार तोड़ा था हमने इसको 1977 में। ये 2 बार हमने इस परंपरा को तोड़ा, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए हमने 1973 में पहली बार इस परंपरा को तोड़ा तो क्यों तोड़ा, आप सभी को पता है 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती, हम लिख लेते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बनाम केरल राज्य, इस केस में 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। और वो जजमेंट देखिए सबसे बड़ी बेंच है आज तक की जिसने इस निर्णय में डिबेट की थी और ये इसमें 13 व्यक्ति थे इस बेंच में। ये जो बेंच बनाई थी ये 13 जजों से मिलकर बनती थी और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे इस बेंच के, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो थे SM सिकरी। कल हमने इसके बारे में बात की थी कि इनका जो कोटा था ये किस प्रकार से चुनकर आए थे, किस कोटा से। CJI थे उस समय SM सिकरी
और जब इस बेंच ने अपना फैसला सुनाया तो वो फैसला सुनाया इन्होंने 7-6 से, यानी 7 सदस्य तो एक तरफ थे और 6 सदस्य एक तरफ थे। फिर क्या होता है, जो ये 6 सदस्य थे ये थे सरकार के साथ है और ये 7 सदस्य थे सरकार के अपोजिट यानी उसके खिलाफ थे ये। और उस समय जो फैसला आया था वो उस समय की सरकार के विरुद्ध आया था। तो जब केशवानंद भारती वाले केस में जो अध्यक्षता कर रहे थे एस.एम. सीकरी, जब इनका 1973 में कार्यकाल कंप्लीट होता है तो इसके बाद जज बनाना स्वाभाविक है कि इनके बाद कोई मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो इनके बाद नंबर किसका आता था, तो वो आता था सैलेट, ग्रोवर और हेगड़े का। देखिए 1 नंबर पर थे वरिष्ठतम जज एस.एम. सीकरी, इनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया। 2 नंबर पे थे सैलेट, 3 पे थे ग्रोवर और 4 पे थे हेगड़े। परंपरा के अनुसार सैलेट को मुख्य न्यायाधीश बनाना अनिवार्य था। अगर सैलेट को नहीं बनाते तो ग्रोवर को बना देते, हेगड़े को बना देते, लेकिन इनको इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये इस 7 वाले ग्रुप से थे और ये 7 वाला ग्रुप उस सरकार के खिलाफ था, उस सरकार के खिलाफ इसने फैसला दिया था। तो फिर उस समय की सरकार ने क्या किया, उसने नंबर 5 पर थे अजीत नाथ रे, अजीत नाथ रे यानी A.N. रे को, जो नंबर 5 पर थे वरिष्ठतम जजों के अनुसार, उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो देखिए पहली बार 1973 में हमारी इस परंपरा को तोड़ा गया था। उसके बाद 1977 में भी इस परंपरा को तोड़ा। हम विस्तार से फिर कभी पढ़ेंगे, थोड़ा सा अब शॉर्टकट में बात कर लेते हैं। आप सभी को पता 1975 में देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था और जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था तो उस समय बहुत अधिक मात्रा में गिरफ्तारी हुई थी। और जब गिरफ्तारी हुई थी तो लोग हाईकोर्टों में चले गए थे। हाईकोर्टों ने उन गिरफ्तारियों को अवैध बताया और उस समय की सरकार थी जो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है और मामला बन जाता है शिवकांत शुक्ला बनाम एडीएम जबलपुर। एडीएम जबलपुर 1977 के समय ये परंपरा तोड़ी गई थी। तो मामला बन जाता है शिवकांत शुक्ला बनाम एडीएम जबलपुर। देखिए इसमें क्या होता है, जब ये मामला बन जाता है तो इसमें फैसला आता है और इसमें जो फैसला आता है उस जो समय एक जो न्यायाधीश थे वो सरकार के अपोजिट रहते हैं, यानी सरकार के साथ वो सहमत नहीं होते हैं कि उनकी जो गिरफ्तारियां हुई थी वह वैध तरीके से हुई थी। और उस समय जो ये एक व्यक्ति अलग थे, ये एक व्यक्ति अलग थे, 4 एक की वो बेंच हुआ करती थी, 4 व्यक्ति तो सहमत थे लेकिन एक व्यक्ति असहमत थे। और ये कौन थे ये व्यक्ति, ये थे HR खन्ना। HR खन्ना थे, ये सरकार के साथ नहीं थे, ये थे, इन्होंने ठीक माना कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनको परेशान की गई है, वो गलत तरीके से की गई, वो अवैध तरीका था। तो इनको जज बनाया जाना था किसके बाद, अजीत नाथ रे के बाद। लेकिन HR खन्ना को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया और किसको बनाया गया, हमीदुल्लाह बेग को बनाया गया, जो कि HR खन्ना के बाद वरिष्ठतम जज थे। तो इस परंपरा को 2 बार तोड़ा, 1973 में और 1977 में। तो ये देखा हमने कि किस प्रकार हमारी जो परंपरा रही है 2 बार उसका उल्लंघन हुआ। इसके बाद सबसे लंबे कार्यकाल की बात करें सुप्रीम कोर्ट में तो जो चंद्रचूड़ थे उनका सबसे सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था। और सबसे कम समय की बात करें तो कमल नारायण सिंह
इनका जो कार्यकाल है सुप्रीम कोर्ट में, इनका सबसे छोटा कार्यकाल था। इनका तो सिर्फ 17 दिन का ही था। ये इनका सबसे छोटा कार्यकाल था एक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में। देखिए बहुत सारे व्यक्ति हैं, जैसे एक व्यक्ति थे कृष्ण अय्यर। कृष्ण अय्यर थे। इन्होंने न्यायाधीश के साथ साथ और भी बहुत सारे चुनाव लड़े थे। और एक व्यक्ति थे पी सदाशिवम। इन्होंने राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ा हुआ इन व्यक्तियों ने। और जो सदाशिवम थे ये जज के बाद यानी न्यायाधीश के बाद राज्यपाल भी बनाए गए थे। और एक व्यक्ति थे, अभी बात की थी हमने, जो हेगड़े साहब, के.एस. हेगड़े। के.एस. हेगड़े भी ऐसे न्यायाधीश हैं, ये लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी सांसद बन चुके हैं, और तो ये लोकसभा के अध्यक्ष भी बन चुके हैं। ठीक है। और इनके बेटे संतोष हेगड़े हैं, वो भी न्यायाधीश बन चुके हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि जो न्यायाधीश बन जाता है वो बाद में कोई और, देखिए लाभ का पद नहीं ले सकता वो, लेकिन ये जो पद है ये लाभ के पद के अंदर नहीं आते, इसलिए इन पर इनकी नियुक्ति हो सकती है। तो आप इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम देखें इनके शपथ के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी जो शपथ है, देखिए न्यायाधीशों को शपथ अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ लेनी पड़ती है। इनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची शेड्यूल 3 में है। और इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ प्रेसिडेंट दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाएगा न्यायाधीशों को शपथ। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको या तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा या राष्ट्रपति के द्वारा कोई अधिकृत किया गया व्यक्ति इनको ओथ दिलाता है। और अगर हम बात करें व्यवहार में क्या होता है कि जो व्यवहार है उसमें क्या चल रहा है, तो व्यवहार में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो सीजीआई को शपथ दिला देंगे, यानी मुख्य न्यायाधीश हैं उसको तो वो खुद शपथ दिला देंगे, और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको सीजीआई शपथ दिला देंगे। तो व्यवहार में होता है ऐसा। और आप सभी को पता होगा कि जो हमारे न्यायाधीश हैं वो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। किस चीज की शपथ लेते हैं? संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखना। हमारे जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट में वो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। तो ये पढ़ा हमने शपथ के बारे में। अब हम देख लेते हैं इनका जो वेतन है वो कितना है और वो किस प्रकार इनको दिया जाता है। सैलरी, वेतन, भत्ते। देखिए अगर हम सुप्रीम कोर्ट में वेतन की बात करें तो अनुसूची 2 के तहत इनको वेतन दिया जाता है। अनुसूची 2 के तहत जजों को वेतन दिया जाता है। हाँ, जो इनका वेतन होता है वो भारित व्यय होता है। क्या होता है? भारित व्यय। हम बात करेंगे भारित व्यय क्या होता है। भारित व्यय, देखिए ये भारित व्यय ऐसा व्यय होता है जिस पर संसद में बहस कर सकते हैं, आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। ठीक है, मतदान नहीं कर सकते। और आप एक बात का और ध्यान रखना कि हमारे न्यायाधीशों के वेतन में पद पर रहते हुए हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, हानिकारक यानी इनके वेतन में आप कमी नहीं कर सकते। ठीक है, पद पर रहते हुए, क्योंकि साधारण सी बात है, अगर आप इनके वेतनों में कमी करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे जज हैं, जो निष्पक्ष जो रहते हैं, जो स्वतंत्र होकर न्यायपालिका में अपनी सेवाएं देते हैं, अगर वो उनके वेतन में अगर मतदान होने लग जाएगा तो कहीं ना कहीं उनकी जो निष्पक्षता है उसमें जो है निष्पक्षता में फेर तरीका नहीं रहेगा, यानी वो पक्षपात हो जाएंगे। वो एक अगर संसद है, अगर कोई सरकार है, अगर वो उन घटाने बढ़ाने लगी तो वो एक तरफ झुक जाएंगे। तो इस प्रकार इनके जो वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं हो सकता।
इसलिए हमारी जो न्यायपालिका हो स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। फिर अगर हम देखें जो सीजीआई है उसको कितने पैसे मिलते हैं, और ध्यान रखना इनको वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि से हमारे जजों को वेतन दिया जाता है। जो सीजीआई है इनको तो दिया जाता है 2,80,000 रुपये, और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको दिया जाता है 2,50,000 रुपये मंथली। ठीक है, और ध्यान रखना इसके साथ कार, चिकित्सा और टेलीफोन, ये भी इनको सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। तो ये है इनके वेतन के संबंध में कुछ जानकारी हमारे मुख्य। और ध्यान रखना जब ये अपना कार्यकाल कंप्लीट करके चले जाएंगे तो ये किसी भी हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते हैं, और ना ही ये किसी लाभ के पद पर स्थापित हो सकते हैं। तो ये कोई ना तो लाभ का पद ले सकते और ना ही किसी हाई कोर्ट में सेवाएं दे सकते, अपने वकील के तौर पर वकालत कर सकते और ना ही किसी लाभ के पद पर विराजमान हो सकते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखना इनके वेतन के संबंध में। फिर अगर हम बात करें इनके जो वेतन के बाद अब हम बात कर लेते हैं कुछ आर्टिकल्स के बारे में। देखिए एक आर्टिकल है अनुच्छेद 126। इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें दे रखा है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के संबंध में, मुख्य न्यायाधीश के बारे में। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होगा तो हमारे राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, तो हमारे राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जो उनको लगेगा कि ये इनको कानून का अच्छा ज्ञान है, वो उनमें से किसी भी व्यक्ति को क्या कर देंगे, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देंगे। तो ये पावर किसके पास है, हमारे राष्ट्रपति जी के पास है। और इसकी जानकारी कहाँ दे रखी है, आर्टिकल 126 में इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 127 की, इसमें है तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में। तदर्थ या एड हॉक, तदर्थ या एड हॉक न्यायाधीश। देखिए ये तदर्थ या एड हॉक न्यायाधीश क्या होते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में कोरम या गणपूर्ति पूरी न हो। देखिए वैसे संविधान में किसी भी कोरम की जानकारी नहीं लिखी हुई है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, लेकिन जो नियम कानून बनाए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, तो उनको सुनना या उनका निष्कर्ष निकालना, उनके बारे में निर्णय देना वो बहुत ही अहम होता है। तो जब कोरम कंप्लीट नहीं हो रहा हो तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं यानी मुख्य न्यायाधीश हैं, वो हाई कोर्टों में से, बहुत सारे हाई कोर्ट हैं हमारे, उन हाई कोर्टों में से जो भी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उसको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखना, ये वो तदर्थ या एड हॉक न्यायाधीश होते हैं। इनको कौन नियुक्त करेगा, इनको ध्यान रखना, इनको मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति का परामर्श लेगा, यानी राष्ट्रपति से पूछ करे तदर्थ या हाईकोर्टों के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकता है। तो इसकी जानकारी दे रखी है 127 में। इसके बाद है आर्टिकल 128, इसमें दे रखा है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति, पुनः
नियुक्ति। देखिए, जब कोरम या गणपूर्ति कंप्लीट न हो रही हो और जो न्यायाधीश सेवा पूरी करके सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो उनको भी CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति से सलाह करके पुनः सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना तदर्थ और जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं इनको जब ये नियुक्त कर दिए जाएंगे दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में, इनको सभी वेतन भत्ते मिलेंगे जो कि एक नियमित न्यायाधीश को मिलते हैं, यानी वो समस्त वेतन भत्ते मिलेंगे इनको जो सभी को मिलते हैं, सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। देखिए, एक आर्टिकल और पढ़ लेते हैं हम, अच्छा आर्टिकल है आर्टिकल 348। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो कार्यवाही की भाषा है वो क्या होगी, वो होगी इंग्लिश। ठीक है, कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यवाही है वो अंग्रेजी भाषा में होगी। इसकी जानकारी लिख देता हमें आर्टिकल 348। इसके बाद अगर हम बात करें एक अनुच्छेद और है, इसको और पढ़ लेते हैं, ये है 130। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि CJI अगर चाहे वो राष्ट्रपति से विचार विमर्श करके सुप्रीम कोर्ट की अन्य ब्रांच भी या अन्य बेंच भी कहीं स्थापित कर सकता है। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसकी स्थापना की बात की गई है। देखिए, वर्तमान में तो आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट एक ही है और वो कहाँ पे है, वो दिल्ली में है। अगर कोई मुख्य न्यायाधीश चाहे सुप्रीम कोर्ट का तो वो इसकी कोई और अन्य बेंच कहीं भी स्थापित कर सकता है। एक बार ऐसा हुआ था जब KG, यहाँ पे लिख देते हैं, जब KG बालकृष्णन जब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे तो उन्होंने एक बार प्रयास किया था कि मैं इसकी एक बेंच साउथ इंडिया में स्थापित कर दूं, क्योंकि साउथ इंडिया से अगर दिल्ली की बात करें तो वो काफी दूरी हो जाती है। तो KG बालकृष्णन चाहते थे कि इसकी एक ब्रांच दक्षिण भारत में स्थापित की जाए, लेकिन उस समय राष्ट्रपति ने, जो राष्ट्रपति महोदय थे, उन्होंने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। और राष्ट्रपति का इंटरेस्ट लेने से संबंध है कि मंत्रिपरिषद चाहेगी तब होगा, क्योंकि ये ऐसे कार्य तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के कहने पर ही करेंगे। क्योंकि उस समय की मंत्रिपरिषद नहीं चाहती थी कि एक ब्रांच इसकी दक्षिण भारत में स्थापित की जाए, इसलिए राष्ट्रपति ने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया और वो ब्रांच स्थापित नहीं हो पाई। तो इसके बारे में आप ध्यान रखना। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? इसकी जानकारी देता है हमें आर्टिकल 130। तो ये हमने कुछ आर्टिकल्स के बारे में भी बात की। कल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के कार्यों के बारे में, और एक दो क्लास यानी कल के बाद एक क्लास और होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को हम खत्म कर देंगे। तो आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।